अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कि आप लोगों का जो पेपर आता है, ठीक है, उसमें आपने 3 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करने होते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, और उसके साथ आपने 4 ड्रामास करने होते हैं। आप लोगों को जो मैंने ड्रामास लिखवाए हैं, इसके जो पार्ट 2 के ड्रामाज हैं, उसके अंदर सबसे पहला ड्रामा आपका हेडा गैबलर है, जो कि हम अलोंग विद टेक्स्ट करेंगे। नंबर 2 आपका चेरी ऑर्चर्ड है, एंड नंबर 3 वेटिंग फॉर गॉडो। 3 का हम टेक्स्ट करेंगे और 4 के हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ताकि कोई भी एक, अगर आपका लाइक वेटिंग फॉर गॉडो में से सम टाइम कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो स्टूडेंट कैरी नहीं कर सकता, तो फिर आपको 4 ड्रामा करवाया जाता है, दैट इज गैलीलियो गैलीलाई। उसके जस्ट मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी, ठीक है। अच्छा, अब रही बात के रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि अब आप पार्ट 2 के स्टूडेंट्स, आपको ऑलरेडी पता है कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कैसे होता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, पार्ट 2 बेटा एज कम्पेयर टू पार्ट 1 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। पार्ट 1 के अंदर ये होता था, लाइक अगर हम इडिपस रेक्स की कहानी उठाते हैं या डॉक्टर फॉस्टर्स की कहानी उठाते हैं, तो एक हीरो है, उसके गिर्द पूरा सिनेरियो घूम रहा है। लेकिन पार्ट 2 के अंदर एक हीरो या एक हीरोइन होगी और उसके पैरेलल पे सब प्लॉट्स चल रहे होते हैं, यानी कि मॉडर्न मैन की कहानी होगी, जिसमें और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे, उनके आपस में कंपेयर एंड कंट्रास्ट होंगे, जिसकी वजह से थीम्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो बाज़ औक़ात स्टूडेंट पार्ट 2 में आके कंफ्यूज हो जाता है कि मैम पार्ट 2 कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग नहीं है। अब अगर हेडा गैबलर है और हेनरिक इब्सन जो है, क्योंकि वो फेमिनिस्ट था, वो औरतों की आज़ादी की बात करता था, तो अब आपने इस ड्रामा को एज अ फेमिनिस्टिक वे में ही लेके चलना है कि औरत की आज़ादी, एक ऐसी औरत जो कि एक मुआशरे के अंदर एंट्रैप हो गई है और वो आज़ादी चाहती है, वो जीना चाहती है, वो जॉब करना चाहती है, तो ये सारी चीज़ें आपने उसके हिसाब से करनी है। फिर इसी तरह अगर चेरी ऑर्चर्ड है, तो चेरी ऑर्चर्ड जो है वो ट्रेजी कॉमेडी है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी है, ठीक है। तो वो एक ट्रेजी कॉमेडी है जो कि रशिया के बैकग्राउंड में, जबकि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, उसके बैकग्राउंड में लिखा गया, ठीक है। उसके बाद जो है आपका वेटिंग फॉर गॉडो है, तो वो थीम ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म पे है और थीम ऑफ निहिलिज्म है। तो इट मीन्स कि अब आपने कैरेक्टर के हिसाब से ड्रामा नहीं देखना। पहले हमने अगर डॉक्टर फॉस्टर्स पढ़ा है, तो हम डॉक्टर फॉस्टर्स और उसकी थिंकिंग के हिसाब से, उसके जो मेंटल कन्फ्लिक्ट्स थे उसके हिसाब से डॉक्टर फॉस्टर्स को हमने एलाबोरेट किया, उसकी ट्रेजेडी क्यों हुई, कैसे हुई, क्या हुआ। लेकिन पार्ट 2 के अंदर हम देखते हैं कि नो मैन इज एन आइलैंड, ठीक है। एवरी पर्सन इज द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, और आपके जो इर्द गिर्द के सर्कमस्टांसेस होते हैं, बाज औकात आप उसके अंदर इस हद तक एंट्रैप हो जाते हैं कि आप उस एंट्रैपमेंट में जब आप बिल्कुल फंस जाते हो, आपसे एक गलत डिसीजन हो जाता है। वो गलत डिसीजन एक्चुअली वो आपका ह्यूब्रिस होता है, वो आपका हमाशिया होता है, जिसकी वजह से आपका डाउनफॉल हो जाता है, ठीक है। यानी कि एक इंसान, उसके इर्द गिर्द के लोग, उसका माहौल जो है वो कहीं इस तरह से उसको, वो उसके अंदर एंट्रैप होके रह जाता है, जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है। उसके लिए अगेन हमेशा द जो बायोग्राफी होती है, जो राइटर है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेट्स सी हेनरिक इब्सन्स अ लाइफ स्केच। Henrik Ibsen belonged to the family of the businessmen and sea captains, while his father was a well-to-do merchant, dealing chiefly in lumber. Ibsen was born in 1828 in Skien, a town in the south of Norway. 3 brothers and a sister were born after him, but Henrik was the only member of his family to show promise. When he was 8 years old, his father's business failed and the family retired to country house. Ibsen bitterly recalled how their friends, eager to dine and drink as guests of the affluent merchant, forsook all the connections with the Ibsens when they lost their financial standing. ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि वो इब्सन्स किस एक वेल्दी बिजनेसमैन क्लास से बिलोंग करता था, एंड सी कैप्टन, और उसका जो फादर था वो एक बहुत वेल टू डू मर्चेंट था, अच्छा खासा वेल्दी रिच जो है वो मर्चेंट था।
और वो डीलिंग चीफली लंबर में वो डील करता था, उसका नंबर का बिजनेस था। इब्सन वाज बोर्न इन 1828 इन स्कीन, और जो कि साउथ ऑफ नॉर्वे का टाउन था। अब हेडा गैब्लर जो है वो एक्चुअली 20th सेंचुरी नॉर्वेजियन सोसाइटी उसके ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि किस सोसाइटी के ऊपर सटायर है, तो क्योंकि वो साउथ ऑफ नॉर्वे से, तो ये नॉर्वेजियन ट्रेजेडी है, और दैट इज द 20th सेंचुरी नॉर्वेजियन सोसाइटी जिसके ऊपर ये लिखा गया। तो तीन भाई थे, एक बहन थी जो कि उसके बाद पैदा हुए, और हेनरिक इब्सन जो है वो वाहिद वो फैमिली मेंबर था जो कि टू शो प्रॉमिस, यानी कि बहुत रिस्पॉन्सिबल था। जब वो 8 साल का था तो उसका फादर का बिजनेस फेल हो गया, और फैमिली जो है वो एक कंट्री हाउस में चली गई, यानी कि कंट्री हाउस में किसी गांव में शिफ्ट हो गए थे ये। Ibsen bitterly recalled how their friends eager to dine and drink as guests of affluent merchant, और उसको याद आता था कि किस तरह के उसके जो फ्रेंड्स होते थे वो डाइन और ड्रिंक करते थे, और एज गेस्ट, ठीक है, वो जो है ड्रग मतलब गेस्ट ऑफ एफ्लुएंट मर्चेंट, एफ्लुएंट यानी कि मतलब रिच मर्चेंट्स जो हैं उनके किस तरीके से डाइन और ड्रिंक किया करते थे। और फिर क्या थे, फोरसूक ऑल कनेक्शन विद द इब्सन, और उन्होंने उस वक्त अपने तमाम कनेक्शन इब्सन से कट ऑफ कर दिए व्हेन दे लॉस्ट देयर फाइनेंशियल स्टैंडिंग। जब इंसान के पास मालो दौलत नहीं होती तो अपने भी छोड़ जाते हैं। ऑल्दो द यंग इब्सन शोड टैलेंट एज अ पेंटर, his family was too poor to allow him to study art, neither could they afford to train him for his chosen profession in the medicine. When he was 15, his father sent him to the Grimstad, a small provincial town south of Skien. Here he became an apothecary's apprentice. ठीक है, अप्रेंटाइज कहते हैं ट्रेनिंग को, स्टूडेंट को, पीपल को। और वो जो था क्या हुआ, वो फार्मासिस्ट जो है, एक फार्मासिस्ट का क्या बन गया, ट्रेनी बन गया। ठीक है, उसका एक जो है स्टूडेंट बन गया था। नेक्स्ट बेस्ट थिंग टू मेडिसिन, जो कि नेक्स्ट बेस्ट थिंग थी एक मेडिसिन की। इन द फर्स्ट 3 years of the Grimstad life, Ibsen left entirely alone to, अच्छा जी, टू uncommutative to make friends and too poor to seek entertainments, he read voraciously, particularly in contemporary poetry and in theology. अब जो है इतना ज्यादा वो अनकम्युनिकेटिव था टू मेक फ्रेंड्स के, एंड टू पुअर टू सीक एंटरटेनमेंट के, क्योंकि वो अब नहीं मतलब अनकॉमन कम बात करता था, इस वजह से उसके फ्रेंड्स भी नहीं थे, और बहुत ज्यादा पुअर था कि उसको कोई एंटरटेनमेंट मिलती। ही read voraciously particularly in contemporary poetry, तो उसने contemporary उस हम असर जो पोइट्री थी उस दौर की पोइट्री और थियोलॉजी उसको पढ़ना शुरू किया। eventually he was the center of small circle of young men, ठीक है, small circle of young men, और during his time began to write poetry, तो छोटे young men का एक सर्कल बना, एक उनकी कोई he was the center, यानी कि young men का वो एक जिसे कहना चाहिए सेंटर बन गया, उनका इंटरेस्ट बन गया, और फाइनली उसने राइट पोइट्री स्टार्ट शुरू कर दी। लर्निंग लैटिन इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर द यूनिवर्सिटी, इब्सन स्टडीड Cicero and became deeply interested in the character of Catiline, and the agitator and revolutionary who was eventually assassinated. His first play, a historical drama in verse, was an attempt to explain his exclusive character Catiline, however, when published at the private expense of one enthusiastic friend, received no public notice and few copies were sold. ठीक है, अब ये जो कैटलिन जो उसने फर्स्ट ड्रामा लिखा था, तो वो however पब्लिश तो हुआ एक्सपेंस ऑफ वन एंथुसियास्टिक फ्रेंड, उसके एक फ्रेंड ने कहीं उसको पब्लिश कर दिया था, लेकिन उसको कोई पब्लिक नोटिस नहीं मिला, और चंद एक उसकी कॉपी सोल्ड हुई। After 6 dark years in the hostile atmosphere is provincial Norwegian village, Ibsen, by extreme economy and privatization, had saved enough money to leave for the capital Christiania. Hoping to study at the university, he enrolled in Student Factory, a popular name given to irregular school which goes student for the entrance examination. Here Ibsen first met his lifelong rival and contemporary. जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ ताकि जरा ये आपका जो ये आपकी बियोग्राफी है वो खत्म हो जाए, तो फिर मैं आगे फर्दर आपको फिर बताती हूँ। Johnson
who was to be known in future along with Ibsen as a national poet of Norway. ठीक है, जॉनसन जो है जिसको फ्यूचर में अलॉन्ग विद इब्सन एक नेशनल पोएट ऑफ नॉर्वे कहा जाता है, फाउंड एफिशिएंट इन टू सब्जेक्ट, इब्सन फेल्ड टू एंटर द यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब वो दो सब्जेक्ट्स में क्योंकि फेल हो गया था तो इब्सन को यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला। एट दिस टाइम एज वेल कैटलीन वाज रिजेक्टेड बाय क्रिस्टियन थिएटर, but his The Warriors Barrow was accepted and performed 3 times in 1850। उसका पहला जो ड्रामा था कैटलीन, ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के स्टूडेंट है ना, वो इसको अंडरलाइन करें, और जो कि रिजेक्ट किया गया क्रिस्टेनिया थिएटर से में, लेकिन बाद में उसका जो दूसरा ड्रामा था वॉरियर बैरो उसको एक्सेप्ट किया गया और 3 टाइम्स परफॉर्म हुआ इन 1850। At the period of Ibsen's youth, Norway experienced a nationalist awakening. The new literary generation, after 400 years of Danish rule, 1397 to 1818, sought to revive the glories of Norwegian history and medieval literature. अब जब इब्सन्स की जवानी थी तो नॉर्वे ने एक्सपीरियंस किया एक नेशनलिस्ट अवेकनिंग। नेशनलिस्ट अवेकनिंग क्या होती है? अपनी कौम के लिए जो मोहब्बत, कौम के लिए जज्बा, वो एक उसके वहां पे बेदार हुआ। द न्यू लिटरेरी जनरेशन, एक ये नई लिटरेरी जनरेशन थी जो कि 400 इयर्स ऑफ डैनिश रूल्स के 4 इयर्स ऑफ मतलब 400 इयर्स ऑफ डैनिश रूल के बाद जो है वो रिवाइव हुई। द ग्लोरीज ऑफ नॉर्वेजियन हिस्ट्री एंड मिडीवल लिटरेचर, अब नॉर्वेजियन हिस्ट्री और मिडीवल लिटरेचर को रिवाइव किया गया। अच्छा जी, फिर वो क्या कहता है यहाँ पे, द मिडिल एजेस वर ग्लोरिफाइड एज वेल बिकॉज द रोमांटिक मूवमेंट वाज इन फुल स्विंग। मिडिल एजेस एक्चुअली मिडीवल एजेस को ही कहा जाता है। ठीक है, मिडिल एजेस भी पे रिवाइव हुई एज वेल बिकॉज द रोमांटिक मोमेंट वाज इन फुल स्विंग थ्रू आउट यूरोप। ठीक है, then all Bull, the great violinist, founded a Norse theatre at Bergen. The project met with enthusiastic approval from all youthful idealists eager to subvert the affluence of Danish culture. At the benefit, अच्छा जी, at the benefit performance to raise money for new venture, Ibsen presents the prologue, the poem glorifying Norway's past, which moved all Bull to appoint him theatre poet and stage manager of Virgin Theatre. अब जो है, अब एक न्यू जो है थिएटर जो है वो ओपन हुआ कि उसकी एट द बेनिफिट परफॉर्मेंस टू रेज मनी फॉर न्यू वेंचर, इब्सन ने प्रेजेंट किया प्रोलोग, एक पोएम जो कि नॉर्वे के पास्ट को ग्लोरीफाई करती थी, विच मूव्ड ऑल बुल टू अपॉइंट हिम थिएटर पोएट, जिसने ऑल बुल को जिसने मूव किया ऑल बुल को कि वो अपॉइंट करे उसको थिएटर एज अ थिएटर पोएट और स्टेज मैनेजर ऑफ द बर्जन थिएटर। दिस पोजीशन लॉन्च इब्सन ऑन हिज ड्रामेटिक करियर। अब यहाँ से एक्चुअली उसका ड्रामेटिक करियर जो है वो स्टार्ट हुआ जब वो बर्जन थिएटर का जो है वो पोएट बन गया और स्टेज मैनेजर बन गया। ठीक है, दिस पोजीशन, अब वो एक ड्रामेटिक उसका करियर स्टार्ट हुआ, staging more than 150 plays, including work by Shakespeare and the French dramatist Scribe. Ibsen gained as much practical experience in stagecraft as that possessed by Shakespeare and Molière. In addition to his managerial position, the poet was obliged to produce one original play a year. Although the Warriors Barrow and St. John's Night met with failure, the critics approved Lady Inger Austrate 1858 and The Feast at Solog 1856 in the same year. The 28-year-old Ibsen became engaged to Susanna Thoresen, a girl of strong personality and independent judgment, and the marriage took place 2 years later. ठीक है, 2 साल बाद उसकी एक लड़की से शादी होगी, सुसैना थॉरिसन। Encouraged by the success of All Bulls North Theatre,
In Bergen, enthusiasts of nationalist poetry in the capital also find a new theatre in direct competition with the conservative Danish influence. The Christiana Theatre asked to direct this new venture. Ibsen's promised salary was twice the amount he received, a Bergen amount about 600 specie dollars. Returning to the capital with a new play, The Vikings at Helgeland, Ibsen first submitted the manuscript to the Old Christiana Theatre where he would be free to collect royalties. At first, the Danish director accepted the piece, but he returned it a few months later with the flimsy excuse. This gratuitous insult sparkled a hot controversy between Ibsen's Johnson and their followers on one hand and the adherents of the Danish influence on the other. After 5 years of public controversy, the conservative director was forced to resign while the Vikings became one of the chief pieces performed under the theatre's new management. Throughout the early years, the relationship between Ibsen and Johnson was very friendly. Johnson became godfather when Ibsen's son Sigurd was born in 1859, when the dramatist was serious financial straits. Johnson made every effort to raise money for him. The two men also shared some circle of friends at this time, although Ibsen was disappointed to find that his poetic ideas were misunderstood by his gregarious contemporaries. In a poem on the Heights, he expressed the view that a man who wishes to devote himself to the art must sacrifice the usual pleasure of life. A poet must view life apart in order to find in it models for his work. Ibsen suffered great depression during this part of his life. The varied responsibilities of his job allowed him no chance for his own creative work. ठीक है, अब ये जो इतनी responsibilities थी उसकी job की, उसने उसको कोई चांस नहीं दिया कि वो अपना कोई क्रिएटिव वर्क करता. जब इंसान बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है अपनी लाइफ में, तो उसको उसका अपना जो क्रिएटिव वर्क होता है वो उससे काफी दूर हो जाता है. इन एडिशन द थिएटर in addition, the theatre was doing so badly that his salary was severely reduced. Besides neglecting his work, he published no play from 1857 until Love's Comedy in 1862. This new anti-romantic satire received hostile reviews, although it shows a maturing talent and a bold viewpoint, which characterizes his later work. When the theatre finally declared bankruptcy, Ibsen's despair was complete. Like Captain Alving, he became a victim of that second-rate town which had no joy to offer, only dissipation, and spent much money in barrels. Johnson, meanwhile, was a successful and already famous poet to whom the government awarded an annual grant of $400 to devote himself exclusively to poetic works. However, Ibsen's fortunes changed in following year when the Pretenders, a play glorifying the Norse heroes of the past, won an enthusiastic reception from both audience and reviewers. As a result of his success, the government awarded Ibsen a traveling scholarship to bring him in contact with the cultural trends in the rest of the Europe. फिर visiting Rome, Ibsen viewed for the first time the great art masterpiece of the classical and Renaissance period. अब यहाँ पे first time Ibsen view को देखा गया for first time great art masterpieces of classical or Renaissance period को. In the warm sunny climate of Italy, Ibsen felt intoxicated with his freedom from the stultifying atmosphere of Norwegian provincialism. अब यहाँ पे इस वार्म सनी क्लाइमेट ऑफ इटली में इब्सन ने फील किया intoxicated with his freedom from the stultifying atmosphere नॉर्वेजियन प्रोविंशियलिज्म. अब ये जो नॉर्वेजियन प्रोविंशियलिज्म थी उसको ऐसे लगा जैसे उसकी जो फ्रीडम है वो जो है वो यानी कि खत्म हो रही है. रिटायरिंग with his family to little town on the in the hills, Ibsen wrote an inspired poem. अब जो है वो जो है उसने अपनी मतलब रिटायर विद हिज फैमिली टू लिटिल टाउन इन द. अब वो आफ्टर रिटायरमेंट या रिटायर मतलब वो चला गया इन द हिल्स
अब सब कुछ छोड़ के कहाँ पे, लिटिल टाउन इन हिल्स। अब इब्सन ने एक इंस्पायर्ड पेन यूज किया, अफेक्टेड बाय द इवेंट, यानी कि रोड विद एन इंस्पायर्ड पेन, उसने बहुत जबरदस्त लिखना शुरू किया। अफेक्टेड बाय द इवेंट्स ऑफ क्रूसो डैनिश वॉर ओवर स्कैलिसविग हॉलस्टीन, हिज इंटरेस्ट टर्निंग फ्रॉम द एस्थेटिक टू द एथिकल। अब जो है उसके जो इंटरेस्ट हैं वो टर्न हुए फ्रॉम एस्थेटिक, यानी कि एस्थेटिक कहते हैं प्लेजर सीकिंग एटीट्यूड को, आर्ट फॉर आर्ट सेक को, टू एथिकल, एथिक यानी कि टू टॉक अबाउट रैशनलिज्म, रूल्स, लॉज, एथिकल, ठीक है। उसने रेगुलेशंस के बारे में, एथिक्स के बारे में लिखना शुरू किया। इब्सन प्रोड्यूस द कोलोसल ब्रांड। अब उसने एक कोलोसल जो है वो प्रोड्यूस किया जिसका नाम ब्रांड था। Considered the most stirring event in Norway's literary history of the 19th century, this drama won nationwide fame for its composer. The protagonist of the play, a mystical clergyman, is a courageous idealist of noble stature. अब ये जो उसने ड्रामा लिखा था ब्रांड, अब वो 19th सेंचुरी, हिस्ट्री ऑफ 19th सेंचुरी का मोस्ट स्टिरिंग इवेंट था, और इस ड्रामा ने नेशन वाइड फेम जो है हासिल की। और इसका जो हीरो था ऑफ द प्ले वो एक मास्टिकल क्लर्जी मैन था, इज अ करेजियस आइडियलिस्ट, वो एक करेजियस आइडियलिस्ट था, ऑफ नोबल स्टेचर, एक नोबल स्टेचर का, जिसका लैक ऑफ लव और ह्यूमैनिटी उसके अपनी वाइफ और चाइल्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है, in an uncompromising commitment to his ethical principle, क्योंकि वो अपने उसका उसकी एक अनकम्प्रोमाइजिंग कमिटमेंट होती है किसके साथ, अपने एथिकल प्रिंसिपल्स के साथ, यानी कि इतना कट्टर होता है वो क्लर्जी मैन के, वो अपनी जो कमिटमेंट होती है उसके पीछे वो अपनी फैमिली खो देता है। पब्लिश्ड, अब ये इब्सन को फादर ऑफ मॉडर्न पोइट्री भी कहा जाता है। पब्लिक इन द फॉलोइंग ईयर पी जैन established Ibsen's international fame. This exuberant fantasy filled drama is the antithesis of Brand. अब ये एंटीथेसिस यानी कि टोटली उलट था, पीस जाइंट जो है ब्रांड का टोटली उलट था, यानी कि एंटीथेसिस था, ऑपोजिट कहानी लिखी गई। द स्पॉइल्ड डार्लिंग ऑफ अ वीक मदर एंड रिच फादर। अब यहाँ पे स्पॉइल्ड एक औलाद होती है किसकी, एक वीक मदर, कमजोर नफ्स औरत की, और एक रिच फादर की। पीर लिव्स अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल टू दायर सेल्फ एनफ, अपनी मर्जी आप जीता है। rather than overcoming obstacle he goes roundabout and avoids facing problem। और जब उसके सामने जो है रुकावटें आती हैं जिंदगी की, तो ही गोज राउंड अबाउट, तो एंजॉय राउंड अबाउट अपनी मर्जी करता है और अवॉइड करता है कि वो प्रॉब्लम्स को फेस करे। इंसान की जिंदगी की नाकामी जो है वो बेसिकली किस वजह से होती है, क्योंकि वो जो है प्रॉब्लम्स को सामने से फेस करना नहीं चाहता, वो उस कबूतर की तरह बन जाता है जिसके सामने बिल्ली आती है और कबूतर डर के आंखें बंद कर लेता है, और वे फाइनली बिल्ली जो है कबूतर की गर्दन तोड़ के ले जाती है, ठीक है। तो सेम इज द केस विद द इररिस्पॉन्सिबल, या फिर ऐसे डरे हुए इंसान की जिसको अपनी किस्मत से, जिसको अपने प्रॉब्लम से डर लगता है, ठीक है। और फिर जब प्रॉब्लम्स हमारे सामने आते हैं तो प्रॉब्लम्स वहीं के वहीं होते हैं और हम आंखें बंद कर लेते हैं, तो फाइनली वो प्रॉब्लम्स फिर हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं और हमारा डाउनफॉल होता है, जिसकी वजह से हम और ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। अनलाइक ब्रांड, पी नेवर कमिट्स हिमसेल्फ टू प्रिंसिपल्स। और अनलाइक ब्रांड यानी कि ब्रांड के टोटली ऑपोजिट, पीर जो है वो एक ऐसा इंसान होता है जो कभी भी प्रिंसिपल्स के साथ कमिटेड नहीं होता, ठीक है। वो कोई रूल्स एंड लॉज अपनी जिंदगी के फॉलो नहीं करता अनलेस दे आर टू हिज पर्सनल बेनिफिट, अनलेस अगर उसके पर्सनल बेनिफिट के होते थे वो तो फॉलो कर लेता था, लेकिन उसके अलावा नहीं। द प्ले इज फुल ऑफ सिंबॉलिक allusion and rich lyrical poetry. In 1867, the king decorated Ibsen for his achievement. After 4 years in Italy, Ibsen settled down to his life work. 4 साल इटली में के गुजारने के बाद इब्सन जो है अब अपनी लाइफ वर्क जो है उसके लिए सेटल डाउन होता है, यानी कि अपनी लाइफ वर्क लिखना शुरू करता है। फर्स्ट इन ड्रेसडन एंड देन इन म्यूनिच, पहले उसने ड्रेसडन में लिखे और फिर अपने म्यूनिच में। हिज बियोग्राफी फ्रॉम दिस पॉइंट इज मोर और लेस uneventful, producing a new play every 2 years. Ibsen dramatic past increased and his social criticism ripened. अब क्योंकि वो अपने तमाम कामों से रिटायर हो गया था,
और फिर अब उसने अपनी मर्जी का लिखना शुरू किया। तो अब इब्सन की ड्रामेटिक पार्ट जो है वो इंक्रीज हुई और उसकी सोशल क्रिटिसिज्म जो है वो राइपन होना शुरू हुई। अलॉन्ग विद जॉनसन ही वाज considered Norway's greatest poet, but he maintained primacy as dramatist. ठीक है, वो भी उसको कंसीडर किया जाने लगा कि वो नॉर्वे का ग्रेटेस्ट पोएट है, लेकिन उसने मेंटेन किया अपनी प्राइमेसी को। वो अपने आप को ड्रामेटिस्ट कहलाना ज्यादा पसंद करता था। प्राइमरीली ही वाज अ ड्रामेटिस्ट। Ibsen appeared as a frog coated and respectable middle class uh, individual, almost entirely self-inspired. Ibsen was a rare genius who required no outside influence for his work. Unlike Johnson, who lectured, made frequent public appearances, and wrote novels and plays as well as poems, Ibsen kept on himself as much as possible, constantly working as reworking his dramas throughout each 2 year period, really in divulging even to his family the nature of his current writing. He single mindedly pursued his art. Just as he gave up painting in his youth for writing poetry and drama, he now stopped composing poems, eventually relinquishing even the verse form of his early plays for the prose of the later work. Harsh self-analysis was one of his life principles. In each play, he expresses this constant introspection, always underscoring a thesis based on self-seeking. अब क्या था कि harsh self-analysis जो था वो was one of his life principles. सेल्फ एनालिसिस क्या होता है? बेसिकली जब हम किसी दूसरे के अंदर कोई बुराई देखते हैं या किसी दूसरे के अंदर कोई अच्छाई देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को सेल्फ एनालाइज करते हैं। ठीक है, हमें लगता है कि ये बुराई कहीं मेरे अंदर भी है, बेशक थोड़ी फॉर्म में है या ज्यादा फॉर्म में है। और हार्ड सेल्फ एनालिसिस क्या होता है? अपना डेली बेसिस पे तज़किया नफ्स करना। ठीक है, अपने आप को देखना कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। ठीक है, तो ये उसके लाइफ प्रिंसिपल में से एक था। और उसके ईच प्ले में उसने एक्सप्रेस किया दिस कांस्टेंट इंट्रोस्पेक्शन को। ये जो हार्ड सेल्फ एनालिसिस था वो उसने कांस्टेंट इंट्रोस्पेक्शन के साथ उसको एक्सप्रेस किया, ऑलवेज अंडरस्कोरिंग अ थीसिस बेस्ड ऑफ सेल्फ सीकिंग। अपनी तलाश आप करना, अपने ही मन में डूब जाना, अपने ही मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी। दैट इज बेसिकली द सेल्फ सीकिंग, दैट इज बेसिकली द हार्ड सेल्फ एनालिसिस। ठीक है, तो एक्चुअली प्रॉब्लम हमारे अपने अंदर होता है। तो वो इस बेस करता है उसकी जितनी भी जो राइटिंग्स हैं वो क्या था, वो थीसिस था बेस्ड ऑन सेल्फ सीकिंग। इंसान अपने अंदर डूब के तलाश करे कि उसके अंदर एक्चुअली क्या है, उसके अंदर इनबॉर्न कैपेबिलिटीज क्या है, उसके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है। अपने आप से बोर नहीं होते होते, अपने अंदर देखते होते हैं क्या सही है क्या गलत है। इन एम्पायर and Galilean, for example, Julian fails to establish the first empire of pagan sensuality, then cast aside the second empire. अब ये जो पीडीएफ बना हुआ ना, ये मेरी एक स्टूडेंट ने बनाया हुआ जो आपसे प्रीवियस आपकी सीनियर है। और ये शायद मैंने वहाँ तब भी यही बोला होगा, तो ये उसकी बुक पे सारा मार्क हुआ हुआ है। तो ये उसी ने ही सारी मेरे ख्याल है मेरी बातें लिखी हुई हैं कि मैं क्या क्या बोले जा रही हूँ। तो बहरहाल, और इस बच्ची ने जिसने ये पीडीएफ बनाया है, इस लड़की ने मुझे एक दफ़ा एक डायरी दिखाई थी, उसके कुछ पेजेस उसने मुझे शेयर किए थे और उसके ऊपर उसने लिखा हुआ था मैम आसमा कोर्स। और वो कोर्स जो है उसने नीचे लिखी हुई थी। अभी जैसे मैं उर्दू में बोल रही थी, मैंने नीचे देखा थोड़ा सा स्क्रॉल करके, तो उस लड़की ने वो सारी बात इंग्लिश में लिखी हुई थी। तो ये मतलब इस तरह के भी स्टूडेंट्स होते हैं। तो उसने बाकायदा एक डायरी बनाई हुई है जिसमें मैम आसमा कोट्स लिखे हैं कि जो मैम आसमा बोलती है वो मैंने यहाँ पे लिखना है। तो एक उसकी इंग्लिश के नोट्स अलग थे और दूसरी तरफ उसके जो राइटिंग के, मतलब ऐसे ऐसे भी इतना भी स्टूडेंट्स इंस्पायर हो जाते हैं कि इस तरह भी लिखना शुरू कर सकते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला मोहब्बतें देने वाला है, दिलों को बदलने वाला है। तो बड़ी मुझे अल्लाह पे फिर प्यार ही आ रहा होता है कि अल्लाह इतनी भी कोई मोहब्बत कभी किसी के दिल में डल जाती है तो
In Emperor and Galilean, for example, Julian fails to establish first empire of pagan sensuality, then cast aside the second empire of Christian self-abnegation. As the hero expires, अब गैलीलियन में जो है जो जूलियन होता है वो फेल हो जाता है to establish the first empire of pagan sensuality. पहली empire of pagan sensuality को कायम करने में जूलियन फेल हो जाता है. फिर वो then cast aside the second empire of Christian self-abnegation. फिर वो जो है सेकेंड एम्पायर ऑफ क्रिश्चियन सेल्फ एब्निगेशन जो है उसको कास्ट करता है. एज द हीरो एक्सपायर, जैसे हीरो मर जाता है, ही एनविजन्स अ थर्ड एम्पायर, वो एक नई एम्पायर को देखता है. वेयर इन द वर्ड्स ऑफ बियोग्राफर ज़कर, men were to find God not on. अब जब हीरो मतलब वो हीरो जब इन दोनों एम्पायर्स को कायम करने में नाकाम हो जाता है, यहाँ पे मैंने मर जाने का कहा था, मर नहीं जाता, वो नाकाम हो जाता है, तो फिर वो एक थर्ड एम्पायर वो एनविजन करता है, एक तीसरी तरह की एम्पायर. ठीक है, जहां पे वेयर इन वर्ड्स ऑफ बियोग्राफर ज़कर, जिसमें बियोग्राफर ज़कर कहता है कि men were to find God not on Mount Olympus, not on Calvary, but in their own souls, wills and senses. देखिए जूलियन का जो सफर है ना, क्या होता है कि जब हमारी नई नई जवानी शुरू होती है या हम टीनेजर होते हैं, उस वक्त हमें कहीं अल्लाह याद नहीं आ रहा होता. ठीक है, उस वक्त एक बड़ा जोश और जज्बा होता है, मैं खुद बहुत कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. आफ्टर दैट जो है कुछ हम थोड़े बहुत कहीं 2-4 झटके लगते हैं, फेलियर्स होते हैं, फिर कहीं अल्लाह याद आता है. ठीक है, फिर यहाँ पे वो क्या हुआ, पेगन, पेगन किसे कहते हैं, नॉन बिलीवर्स को. ठीक है, एथेइस्ट, पेगन्स, नॉन बिलीवर्स. ठीक है, जिनका कोई बिलीव ही नहीं होता. फिर वो क्रिश्चियनिटी, सेल्फ एब्निगेशन, एंड देन फाइनली एक थर्ड एम्पायर होती है जहां पे ज़कर ये कहता है, बियोग्राफर ज़कर वो कहता है कि men were to find God. ठीक है, इंसान को एक्चुअली खुदा की तलाश करनी पड़ती है. ठीक है, इंसान को खुदा की तलाश करनी पड़ती है, ना तो माउंट ओलंपस पे उसको खुदा मिलता है, ना ही वो कैलवेरी में. माउंट ओलंपस बेसिकली पेगन कॉन्सेप्ट है, ग्रीक कॉन्सेप्ट है, गॉड्स एंड गॉडेसेस वाला कॉन्सेप्ट है. ठीक है, ना ही उसको कैलवेरी में मिलता है, कैलवेरी में. बट इन देयर ओन सोल, अल्लाह या खुदा इंसान की अपनी सोल के अंदर होता है, अपनी विल्स के अंदर होता है, अपनी सेंसेस के अंदर होता है. जैसे हम इस्लाम में ये कहते हैं कि अल्लाह ताला बंदे की शाहरग के भी ज्यादा करीब है. ठीक है, तो अल्लाह तो इंसान के अंदर होता है. Ibsen himself once wrote in the poem that to live is to fight with the truth in the heart and the brain. Ibsen ने एक दफा अपनी पोएम में लिखा कि to live is to fight, कि इंसान जीता ही लड़ने के लिए है, with truth in heart and brain. उसके दिल और दिमाग की जो आजमाइशें होती हैं, जो उतार चढ़ाव होते हैं, जो ट्रोल्स होते हैं, वो एक्चुअली उससे फाइट करने के लिए पैदा हुआ है. सूरह मुल्क में अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है कि हमने इंसान को पैदा किया ताकि हम उसको आजमा सकें. अब वो आजमाइश होगी, दिल, दिमाग, औलाद, माल, स्टेटस, हर तरह से होगी. हमें लग रहा होता है कि हमारे इर्द गिर्द के लोग बड़े कामयाब हैं और शायद इनके लिए कोई आजमाइश नहीं है. हर बंदा आजमाया जा रहा है, बेशक उसके पास स्टेटस है, बेशक वो सक्सेसफुल हो गया है, बेशक कुछ भी है, लेकिन कोई भी इंसान, लाइफ इज नॉट द बेड ऑफ रोजेस. अगर हमें लग रहा है ना कि अंग्रेज आराम से बैठा, वो आराम से नहीं बैठा. अगर हमें लगता है कि वेस्ट ऐश कर रहा, वो ऐश नहीं कर रहा. ये सब नजर का धोखा है. अगर अल्लाह ने कह दिया आजमाइश है तो बस आजमाइश ही है. ठीक है, तो इस वजह से टू बी अ पोएट इज टू प्रोनाउंस अ फाइनल जजमेंट अपॉन वनसेल्फ. एक पोएट होना क्या है कि आप अपने ऊपर एक फाइनल जजमेंट जो है वो प्रोनाउंस कर दो, यानी कि सेल्फ सीकिंग एटीट्यूड होना, अपनी हार्ड सेल्फ जजमेंट होना. वो कहता है एक पोएट होना बिल्कुल ऐसे ही है कि आप अपनी फाइनल जजमेंट खुद करते हो अपॉन वनसेल्फ. ठीक है, तो दैट इज द बेसिक थिंग. The Norwegian commentator Francis Bull sums up Ibsen's personal search. बेटा ये जो पॉइंट्स है ना, इनको काइंडली आज लिख लीजिएगा. अब इब्सन के बारे में वो क्या कहता है, अब ये इब्सन के बारे में कोट आ रही है. ठीक है, इब्सन एज अ ड्रामाटिस्ट जब आएगा तो आपको ये लिखनी होगी कोट्स. More deeply than ordinary man, Ibsen was split into a great genius and a shy and timid little Palestine. In daily life, he quite often did not come up to his own heroic ideals and revolutionary theories, but listened to the troll voices of the narrow-minded, egotism and compromise.
अगर डेली लाइफ में देखें, मोर डीपली देन ऑर्डिनरी मैन इब्सन स्प्लिट इन टू, मोर आम इंसान से कहीं डीपली इब्सन जो है वो दो पर्सनालिटीज में एक्चुअली डिवाइड हुआ था। एक क्वाइट जीनियस था और दूसरी तरफ एक शायर और टाइमेंट लिटिल पैलेस्टीन था, सॉरी फिलिस्तीन था, ठीक है। और दूसरी तरफ एक शायर टाइमेंट लिटिल पैलेस्टीन था। इन डेली लाइफ ही क्वाइट ऑफन डिड नॉट कम अप टू हिज ओन हीरोइक आइडियल्स। अपने उसकी कोई रिवोल्यूशनरी ना तो थ्योरीज थी ना उसके हीरोइक आइडियल्स थे। हीरोइक आइडियल्स क्या है कि एक इंसान को ऐसा होना चाहिए, यूं हो जाना चाहिए, ठीक है। ये जो हम आइडियल लाइफ में रहते हैं ना, एक्चुअली ये भी हमारे डाउनफॉल का बायस होती है। जो लाइफ होती है, जो प्रॉब्लम्स होती है, उसको सामने फेस करें, हकीकत को एक्सेप्ट करें एंड देन गो अहेड। तो इस वजह से ना तो वो किसी हीरोइक आइडियल्स पे रहता था, ना वो किसी रेवोल्यूशनरी थ्योरी के ऊपर बेस करता था, बट लिसन टू द ट्रोल वॉइसेस ऑफ नैरो माइंडेड इगोटिज्म एंड कॉम्प्रोमाइज। बल्कि वो किसके ऊपर किसको लिसन करता था, वो किस चीज, कौन सी ऐसी चीज थी जो उसको इंस्पायर करती थी, वो ट्रोल या जिनको वो बेस करता था, वो ट्रोल वॉइसेस ऑफ नैरो माइंडेड इगोटिज्म, ठीक है। वो उन ट्रोल वॉइसेस ऑफ नैरो माइंडेड इगोटिज्म को और कॉम्प्रोमाइजेस को जो है वो ऑन करता था। एंड देन आफ्टरवर्ड द जीनियस इन हिम अरोज अ जजमेंट विदाउट मर्सी। और फिर उसके अंदर का जो जीनियस था वो उसकी जजमेंट, उसको जज करता था विदाउट एनी मर्सी। इंसान अगर अपने ऊपर रहम खाना शुरू कर दे, अपने आप को मजलूम समझना शुरू कर दे ना, तो बेटा लाइफ गुजारना मुश्किल हो जाता है। फलाने ने ये कर दिया, इसने यूं कर दिया। एक्सेप्ट द रियलिटी, ये इंसान ऐसा है, आई हैव टू लिव विद हिम, ठीक है। हमारे बड़े ऐसे हैं, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस। अगर आप एक दफा एक्सेप्ट कर लेंगे ना, बस ऐसे ही है, तो आपके लिए जीना आसान हो जाएगा। अदरवाइज इनको ऐसा होना चाहिए और फलाने के पेरेंट्स ऐसे हैं और मेरे ऐसे नहीं है, अगर ये ऐसे हो जाए तो यूं हो जाए, ये सब आइडियल, मतलब हमारी आइडियल जजमेंट होती है। और आइडियल वर्ल्ड जो है ना बेटा, वो रियलिटी से बहुत दूर होती है। तो वो उसमें अगर आप रहेंगे कि ये ऐसे हो जाए, ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा, या फलाना है ढमकाना है, तो फिर आप नहीं कहीं पे लाई कर सकेंगे। हाँ, एक चीज जो कि आपकी जो कॉम्प्रोमाइजेज होते हैं या आपकी वो जो नैरो माइंडेड इगोटिज्म होती है, जैसे इब्सन बात करता है, और फिर उसके बाद उसको वो क्या करता है, लिसन टू द ट्रोल वॉइसेस नैरो माइंडेड इगोटिज्म। जो चीज सामने चल रही है उसको एक्सेप्ट करें, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करें एंड देन अपने आप को जज करें, लेकिन विदाउट मर्सी, ठीक है। मैंने चलना है और ऐसे ही चलना है, कोई आपको नहीं इजाजत दे रहा स्टडी करने की, और आपके पास टाइम भी नहीं है, आप टाइम निकाल लें, आपने अपने ऊपर रहम नहीं खाना, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। दीज आर द थिंग, दिस एवर रिकरिंग फाइट मीन टू हिम टू लाइफ लॉन्ग सफरिंग। और ये एवर रिकरिंग फाइट जो है उसके लिए उस क्या मतलब था कि हम लाइफ लॉन्ग सफरिंग, लाइफ लॉन्ग हम इसको सफरिंग तो नहीं कहेंगे, लाइफ लॉन्ग एफर्ट जरूर कहेंगे, ठीक है, लाइफ लॉन्ग हार्ड वर्क जरूर कहेंगे। बट इट वॉज दिस ड्रामा कॉन्स्टेंटली गोइंग on his own soul that made him a great dramatist and compelled him again and again to undertake pertaining self-analysis. Ibsen died in 1609, his tombstone inscribed only with a hammer. The minor symbol alludes to a poem Ibsen wrote as a ending with "Break me the way, you heavy hammer, to the deepest bottom of my heart." वो कहता है कि break me the way, यू हैवी हैमर, हैवी हैमर किसे कह रहा है, वो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स को कह रहा है, और जो उसके माइंड और हार्ट के अंदर है, टू द डीपेस्ट बॉटम ऑफ द माय हार्ट। द वर्स इज सक्सेंट एलिमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इब्सन पर्सनल विजन एंड ऑफ हिज ड्रामेटिक आर्ट, ठीक है। ये उसकी जो है ड्रामेटिक आर्ट। आगे बेटा आप इसकी समरी जो है उसको